तो यार हमारा वर्क एनर्जी पावर का आगे का पार्ट रह गया था, ठीक है। तो अब आज हम लोग वो देखते हैं, दैट इज 6.10 से, दैट इज वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी से, ठीक है भाई। तो हमने अभी तक क्या देखा था कि अगर किसी बॉडी पर कंजर्वेटिव फोर्स लगता है, ठीक है, सी एफ दैट इज कंजर्वेटिव फोर्स, तो वो बॉडी, अगर ये बॉडी सपोज मोशन में रहेगा, ठीक, तो उसमें कौन सा एनर्जी रहेगा, काइनेटिक एनर्जी। और अगर सपोज ये अर्थ का सरफेस है, उसके ऊपर कोई बॉडी एक पोजीशन पर है, ठीक है ना, मतलब एक हाइट पर है, तो उसमें जो एनर्जी रहेगा वो कौन सा एनर्जी रहेगा, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। इस पर भी कंजर्वेटिव फोर्स ही लग रहा है, वो कौन सा फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक। तो इसका मतलब क्या है कि अगर कोई भी बॉडी पर कंजर्वेटिव फोर्स लगता है, सी एफ मतलब कंजर्वेटिव फोर्स, तो बॉडी के अंदर सिर्फ दो ही एनर्जी रहती है, कौन कौन सी, एक हो गया काइनेटिक एनर्जी, दूसरा हो गया पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। और कोई यहाँ पे एनर्जी नहीं रहता है। लेकिन हमारा जो आपका टॉपिक है वो क्या है, वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, मतलब और कौन कौन से एनर्जी के फॉर्म है वो जरा देखते हैं। तो वो कब आएगा, वो जब आपका नॉन कंजर्वेटिव फोर्स लगेगा तब, ठीक है। तो अगर कभी भी बॉडी पर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स लगेगा तब जाके हम लोग का जो अलग अलग एनर्जी है, जैसे आपका हीट एनर्जी आएगा, ठीक है, और भी लाइट एनर्जी आएगा, साउंड एनर्जी आएगा, ठीक है। तो ये सारे अगर जब नॉन कंजर्वेटिव फोर्स लगेगा बॉडी पे तब आते हैं। तो पहला जो है आपका हीट एनर्जी, वो ज़रा देखते हैं। तो पहला है बच्चों आपका हीट, 6.10.1 है आपका हीट। तो देखो हीट क्या होता है बेसिकली, अब बॉडी पर आपका कौन सा फोर्स लग रहा है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक। तो बॉडी आपका एक सरफेस पे चल रहा है, ये बॉडी चल रहा है, तो अब जब बॉडी मोशन में रहेगा तो इसमें कौन सा एनर्जी रहेगा, काइनेटिक एनर्जी, है ना। लेकिन अब जब नॉन कंजर्वेटिव फोर्स लगता है यहाँ पे, तो हम लोग और मतलब यहाँ पे और भी फोर्स ले लेते हैं। कौन से फोर्स लेंगे, तो अगर ये बॉडी अगर मोशन में है तो इस पर कौन सा फोर्स लगेगा, फ्रिक्शनल फोर्स, है ना, इस बॉडी पर, ठीक है। तो अब क्या होता है कि ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है इस बॉडी को क्या कर देगा, रोक देगा। सपोज यहाँ पे आके वो रुक गया, किसकी वजह से रुका, फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से, ठीक। तो अब क्या होता है कि जैसे ही वो रुकता है, जैसे ही वो रुकता है तो इसमें कौन सा एनर्जी लॉस हो जाता है, काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे लॉस हो जाता है, ठीक है। मतलब काइनेटिक एनर्जी कहाँ गया बॉडी का, अभी तो बॉडी चल रहा था ना, तो उसमें काइनेटिक एनर्जी थी, लेकिन अभी काइनेटिक यहाँ पे जब बॉडी रुक गया तो काइनेटिक एनर्जी कहाँ गया, तो जो काइनेटिक एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो गया, वो आपका हीट में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। मतलब काइनेटिक एनर्जी कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी, और वो किसकी वजह से हुआ, ये फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से हुआ, ठीक है बच्चों। तो ऐसे ही, तो यही आपका जो कंसेप्ट है हीट का है। मतलब क्या होता है कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। किसकी वजह से हुआ, यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से हुआ। तो आपने जैसे ठंडी वगैरह, अभी ठंडी का मौसम ही चल रहा है, तो ठंडी वगैरह में आप देखो हाथ रब करते हो, है ना, तो ये क्या करते हो, दोनों हाथ के बीच में आप काइनेटिक एनर्जी देते हो, तो ये दोनों हाथ के बीच में, पाम के बीच में फ्रिक्शन होता है ना, तो फ्रिक्शन की वजह से इसमें क्या आ जाता है, हीट आता है ना, ये थोड़ा वार्म हो जाता है। तो यही होता है, काइनेटिक एनर्जी कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी इसमें आ जाएगा, और किसकी वजह से होता है, फ्रिक्शन फोर्स की वजह से होता है, ठीक है। तो ये याद रहेगा, मतलब यहाँ पे एनर्जी को कन्वर्ट हो गया, बट ये कौन सा फोर्स लग रहा था, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स था, ठीक। तो पहला इसमें हमने देख लिया हीट, जिसमें क्या होता है कि काइनेटिक एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, किसकी वजह से होता है, फ्रिक्शन की वजह से, ठीक है। अब दूसरा है आपका केमिकल एनर्जी। तो ये भी एक ग्रेटेस्ट अचीवमेंट है इंसान का, ठीक है। जब जैसे अगर बहुत पुराने बात करें हम लोग, तो बहुत पुराने, जैसे आग अगर जलाना है तो आग जलाने के लिए क्या करते थे, दो पत्थर को ऐसा ऐसा मारते थे, है ना, तो आग जलता था। तो इसी कॉन्सेप्ट, अगर दो पत्थर को मैं ऐसा मारूँ तो आग जलता था बहुत पहले, लेकिन अगर इसी कंसेप्ट का मैं अप्लाई किया तो माचिस हमारा बना, माचिस का जो डिब्बी है ना, तो माचिस हमारा इसी कंसेप्ट के ऊपर बना है। तो केमिकल एनर्जी में आपका क्या होता है कि अगर दो चीज़ को मैं रब करता हूँ, ठीक है, दो चीज़ को ऐसे रब करूँ, सपोज अभी माचिस तो मैं आग लगा के अभी दिखाऊंगा नहीं आपको, ठीक है, आपके घर पे है माचिस, आप देख सकते हो। तो इसमें भी आपका जो मैकेनिकल काइनेटिक एनर्जी है, क्योंकि आप माचिस के डिब्बे पे आप ऐसे मारते हो ना, तो काइनेटिक एनर्जी में आता है ना, तो ये जो काइनेटिक एनर्जी है ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और वो केमिकल एनर्जी क्या आपका क्या पैदा करता है, हीट, अपना आग पैदा करता है ना, ठीक है। तो ये आप काइनेटिक एनर्जी इसको क्या बोल सकते हो, यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, आप मैकेनिकल वर्क कर रहे हो, मतलब आप कुछ कर रहे हो, मतलब माचिस पे आप ऐसा मार रहे हो, तो ये आप मैकेनिकल एनर्जी भी इसको हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली काइनेटिक तो है ना इसमें, तो ये मैकेनिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होता है, केमिकल एनर्जी में, ठीक है, जब आग आता है तो। अब देखो ये केमिकल एनर्जी में ना दो प्रोसेस होते हैं, एक होता है एक्सोथर्मिक, दूसरा होता है एंडोथर्मिक। तो जरा इसमें देखते हैं एक्सोथर्मिक क्या होता है, एक्सोथर्मिक, ठीक है, केमिकल एनर्जी। अब ये केमिस्ट्री में आपका अच्छे से रहेगा। तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस क्या होता है वो जरा देखते हैं। तो कि सपोज कि दो यहाँ पे रिएक्टेंट है, आपने रिएक्टेंट प्रोडक्ट देखा होगा, आपने केमिस्ट्री पढ़ा होगा, तो यहाँ पे दो रिएक्टेंट है, कोई भी रिएक्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके दो रिएक्टेंट है, तो अगर ये दोनों रिएक्ट करते हैं तो एक प्रोडक्ट बनता है, ठीक है बच्चों। ये आपका केमिस्ट्री में है बहुत अच्छे से, बहुत सारे रिएक्शन रहेंगे केमिस्ट्री में। तो सपोज ये दोनों रिएक्टेंट का कंबाइन हीट
जो है आपका कंबाइंड हीट एनर्जी की मैं बात कर रहा हूँ, सपोज बात कर लो 1000 जूल है, ठीक है, दोनों का कंबाइंड। लेकिन जैसे ये रिएक्ट होते हैं, जो प्रोडक्ट मिलता है उसका जो हीट रहता है वो रहता है 800 जूल। मतलब देखो यहाँ पे क्या हुआ, हीट चला गया ना, जो भी प्रोडक्ट मिला उसमें से हीट चला गया, तो जो भी आपका हीट इवॉल्व होता है, हीट यहाँ से बाहर गया, मतलब प्रोडक्ट में जो भी प्रोडक्ट बना उसमें से हीट बाहर चला गया, तो उस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। समझा? मतलब जो भी रिएक्शन होता है, रिएक्शन में जो भी हीट चला जाता है, बाहर जाता है, इवॉल्व हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। दूसरा आपका एंडोथर्मिक, बिल्कुल इसका ऑपोजिट एंडोथर्मिक, ठीक है। तो एंडोथर्मिक में क्या होगा, तो एंडोथर्मिक में क्या होगा जरा देखते हैं। अब इसमें इसमें क्या होगा कि दो रिएक्टेंट रिएक्ट हो रहे हैं और आपका प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है। तो सपोज ये दोनों रिएक्टेंट का जो आपका एनर्जी है वो कितना है, 1000 जूल है, ठीक। लेकिन रिएक्ट होने के बाद जो प्रोडक्ट बना उसका एनर्जी कितना रहेगा, सपोज 1200 जूल। इसका मतलब क्या होगा कि हीट एनर्जी यहाँ पे बढ़ गया प्रोडक्ट में। तो जब भी हीट आता है रिएक्शन में, केमिकल रिएक्शन में, हीट प्रोडक्ट में अगर आ गया कहीं से, मतलब रिएक्शन की वजह से आ गया, कैटलिस्ट डाला उसकी वजह से आ गया, तो इस रिएक्शन को हम बोलेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। तो ये केमिकल एनर्जी में ये दो कंसेप्ट आपको याद रखना है, ठीक है बच्चों। तो अगर मैं माचिस की डिब्बी वाले बात करूं एग्जांपल, कि सपोज ये माचिस का डिब्बी है और आप ऐसे आग लगाते हो, तो पहले तो आपका हीट नहीं था, माचिस जब आपका माचिस का डब्बा और उसका आपका कांडी हाथ में था तो हीट नहीं था। लेकिन जैसे आपने उस पर मारा, जैसे रिएक्शन किया माचिस के डब्बे पे, तो वैसे हीट आ गया। तो ये रिएक्शन कौन सा रहेगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। जो माचिस के डिब्बे में से आप आग जलाते हो ना, तो ये आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि इसमें हीट आ जाता है, ठीक है ना। ओके, तो ये साथ में आप नोट करते रहना, मैं अब इसको रफ करता हूँ। थर्ड है आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी बेसिकली, इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपके जो घरों में आप सप्लाई होते हैं, तो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से ई दैट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी से कौन कौन से एनर्जी कन्वर्ट हो जाते हैं, मैकेनिकल, जैसे पंखा चलता है तो मैकेनिकल एनर्जी हो गया वो, ठीक है। और आपका लाइट भी ग्लो करता है तो लाइट एनर्जी में भी कन्वर्ट होता है ना। इलेक्ट्रिसिटी से बहुत सारा एनर्जी कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे कन्वर्ट, इलेक्ट्रिसिटी कैसे आता है वो भी हम लोग थोड़ा बहुत देखेंगे अभी। ओके, अभी हम लोग फोर्थ वाला देखते हैं, दैट इज इक्विवेलेंस ऑफ मास एंड एनर्जी। तो यार ये जो इक्विवेलेंस ऑफ मास एनर्जी है, ये हमारे बहुत फेमस साइंटिस्ट जिनका नाम है एल्बर्ट आइंस्टाइन, उन्होंने दिया था, ठीक है। वो क्या बोलते हैं कि वो बोलते हैं कि अगर कोई भी मैटर है, ठीक है, अगर कोई भी मैटर है, मतलब मास तो रहेगा, सीधी सी बात है, अगर कोई भी मैटर है या मास है, वो अगर डिस्ट्रॉय होता है, ठीक है, वो अगर डिस्ट्रॉय होता है तो किस में कन्वर्ट होता है, ये मैटर हो गया या मास हो गया, अगर वो डिस्ट्रॉय हो गया मतलब ये खत्म हो गया, तो वो कन्वर्ट किस में हो जाता है, वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, समझे। तो यही आपका इक्विवेलेंस ऑफ मास एनर्जी। तो इन दोनों का रिलेशन क्या रहेगा, इन दोनों का जो रिलेशन है वो रहेगा E=mc², ठीक है। मतलब एनर्जी और मास यहाँ पे दिख रहा है ना, मतलब अगर मैटर हटा, मैटर गया, डिजॉल्व हुआ, तो वो जो मैटर है वो आपका एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, समझे, ये नहीं समझे। जैसे मैं अगर बात करूं लकड़ी की, अगर कोई भी वुड लकड़ी आप जलाते हो, है ना, तो वो जल के तो राख हो जाता है ना, तो वो मैटर पूरा जाता है किधर, क्योंकि लकड़ी बहुत ज़्यादा वजन का रहता है ना अगर देखा जाए तो लकड़ी। लेकिन अगर आग लगाने के बाद, वही हीट एनर्जी देने के बाद, वो पूरा लकड़ी का जो मैटर है गायब हो जाता है ना, मास गायब हो जाता है, वो सिर्फ राख रह जाता है, तो वो पूरा सब एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। वैसे आपका ह्यूमन बॉडी का भी है, अगर हम लोग ह्यूमन बॉडी को जलाते हैं तो ह्यूमन बॉडी जलने से पहले बहुत ज़्यादा उसका मास रहता है, बहुत ज़्यादा मैटर रहता है, लेकिन पूरा जलने के बाद क्या हो जाता है, वो सब जितने भी मैटर रहते हैं बॉडी के, ठीक है, जैसे आयरन, कैल्शियम, ये सब जो भी ब्लड वगैरह, मसल्स वगैरह रहते हैं, ये सब जलने के बाद एनर्जी में कन्वर्ट हो जाते हैं, है ना। ये समझे मैं क्या बोला, अभी क्या बोलना चाहता हूँ। हाँ, तो यही है आपका एनर्जी और मास का रिलेशन, ठीक है, E=mc²। ओके, तो अगला हम लोग आते हैं नेक्स्ट वाला। ये अभी आपका शॉर्ट में ही है, आपका ज़्यादा डिटेल में नहीं है, क्योंकि डिटेल में अगर आपको पढ़ना रहेगा तो फिजिक्स से कुछ करना रहेगा, बैचलर या फिर, ठीक है, तो आपको सिर्फ इतना ही जानना है, ठीक है। ओके, अभी अगला है न्यूक्लियर एनर्जी। तो ये बेसिकली न्यूक्लियर एनर्जी, सबसे जो इंसान ने सबसे खतरनाक जो वेपन बनाया है ना, वो न्यूक्लियर वेपन ही बनाया अब तक, ठीक है। इससे आपको भी पता है कि जापान में हिरोशिमा और नागासाकी पे अपना क्या गिराया था, ये न्यूक्लियर वेपन ही गिराए थे ना, तो अभी तक उसका असर है। सोचो कब गिराया था और अभी तक असर है। वर्ल्ड वॉर 2 कभी हुआ था, 1942 में हुआ था ना, आई थिंक सो, हाँ। तो अभी तक उसका असर है, देख रहे हो, मतलब कितना साल हो गया वो। तो ये सबसे खतरनाक वेपन इंसान ने बनाया था, और इस वेपन को बनाने के लिए आइंस्टाइन के इक्वेशन का इस्तेमाल हुआ था, ठीक है। अब जरा देखते हैं कैसे ये न्यूक्लियर एनर्जी कैसे काम करता है। ये काम करता हूँ, इसको मैं रफ करके ऊपर लिख देता हूँ, ठीक है। तो यार न्यूक्लियर एनर्जी में दो चीज़ें होती है, दो प्रोसेस होता है। एक को हम बोलते हैं फिजन प्रोसेस, ठीक,
दूसरे को हम बोलते हैं फ्यूजन प्रोसेस। अब जरा ये देखते होता क्या है। तो देखो फ्यूजन में क्या होता है, फ्यूजन में आपका ये होता है कि सपोज बहुत हैवी न्यूक्लियस वाला एटम है, आपका एलिमेंट है, ठीक है, या एटम ले लो। तो हैवी न्यूक्लियस वाला एलिमेंट कौन सा आता है, यूरेनियम आता है, ठीक। अगर इस यूरेनियम के ऊपर मैं न्यूट्रॉन को बम्बार्ड करूँ, ठीक है, ये आपका हैवी न्यूक्लियस है, याद रखना। कौन सा कैसा न्यूक्लियस है इसका, हैवी न्यूक्लियस है, बहुत हैवी न्यूक्लियस है, ठीक है। तो अगर मैं इस पर न्यूट्रॉन बम्बार्ड करूँ तो जो मुझे प्रोडक्ट मिलता है, जो मुझे फाइनली प्रोडक्ट मिलेगा, वो क्या मिलता है, वो मुझे ऐसे प्रोडक्ट मिलेंगे जैसे हो गया बैरियम क्रिप्टम। इनके जो न्यूक्लियस है वो लाइट न्यूक्लियस रहेंगे, ठीक है, लाइट न्यूक्लियस रहेंगे। ये समझे मैंने क्या बोला, इन दोनों के न्यूक्लियस जो रहेंगे वो लाइट में रहेंगे। जैसे ये हैवी है तो ये लाइट हो जाएंगे। तो इसमें होता क्या है, देखो मैं पहले इस चीज़ को रफ करता हूँ। देखो इसमें होता क्या है कि जो यूरेनियम है, ठीक, यूरेनियम का हैवी न्यूक्लियस है, मतलब मास क्या है, बहुत ज़्यादा है। जब न्यूक्लियस हैवी है तो मास बहुत ज़्यादा है। अब जैसे ही न्यूट्रॉन बम्बार्ड करता हूँ तो यहाँ पे जो भी आपका प्रोडक्ट मिलता है बैरियम क्रिप्टम, तो इसके मास जो है ना एज कम्पेयर टू रिएक्टेंट कम हो जाता है। तो मास जाता है किधर है, मतलब वो मैटर जाता है किधर है, समझिए आप। आपका इक्वेशन याद रखना, E=mc², ठीक है, एनर्जी का आपका आइंस्टाइन का इक्वेशन। तो वो मैटर इसमें जाता है किधर है, वो मास किधर जाता है। क्योंकि अगर मैं बात करूँ सपोज ये 100 किलो का, मैं सिर्फ एग्जांपल ले रहा हूँ, 100 किलो का है, तो ये दोनों यहाँ पे मिलाकर यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा 500 केजी के बचेंगे इनके न्यूक्लियर। तो 500 केजी का जो मैटर था वो किधर गया, है कहाँ पे गया। तो वो बच्चों उस चीज़ को हम बोलते हैं मास डिफेक्ट, मतलब मास डिफेक्ट, मतलब जो मैटर गायब हो जाता है, ठीक है ना। आपका रिएक्टेंट में तो बहुत ज़्यादा मैटर था, है ना, 100 केजी तक मास था, लेकिन प्रोडक्ट में दोनों का मिला के 500 केजी तक ही बचा। तो बाकी का मास किधर गया, तो जो बाकी का मास है ना वो मास डिफेक्ट में आ जाता है, जिसको हम डेल्टा एम से डिनोट करते हैं, मास डिफेक्ट। तो जो मास डिफेक्ट ही है, यही आपका एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, समझे, ये आपका एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये भी न्यूक्लियर एनर्जी के अंदर ही आता है, ठीक, ये समझा। तो देखो ये जो आपका एनर्जी में कन्वर्ट हुआ, ये जो मास डिफेक्ट एनर्जी में कन्वर्ट हुआ, उस एनर्जी का आप क्या करोगे, उस एनर्जी से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर सकते हैं। याद है इलेक्ट्रिसिटी का आपने देखा होगा, आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट्स जो होते हैं उसमें क्या करते हैं, उसमें ये जो ऐसी रिएक्शंस करते हैं, रिएक्शन करने में जो मास डिफेक्ट का जो एनर्जी बचता है, जो भी मास लॉस होता है ना, वो मास आपका एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो उस एनर्जी को हम लोग इलेक्ट्रिसिटी आपका पैदा कर सकते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं। और उस एनर्जी से हम लोग क्या कर सकते हैं, उस एनर्जी से हम लोग न्यूक्लियर वेपन्स बना सकते हैं। क्या कर सकते हैं, न्यूक्लियर वेपन्स बना सकते हैं। उस कौन सी एनर्जी से, ये वाले एनर्जी से, ठीक है। मतलब आप देखो एक अच्छा यूज़ भी है, एक बुरा यूज़ भी है। बुरा तो नहीं है वैसे, लेकिन ये चीज़ आपका कंट्री जो भी एज अ कंट्री रहता है, जो भी चीज़ रहता है उसको पावरफुल बनाता है, ठीक है, ये चीज़ करने पर। अब ज़्यादा इसके बारे में नहीं बताऊँगा, वरना फिर आप लोग न्यूक्लियर वेपन घर पर ही बनाने लग जाओगे ठीक है, ओके। वैसे उसके लिए भी आपको ये यूरेनियम एटम वगैरह चाहिए रहेगा, ठीक है। तो ये आपका जल्दी मिलता नहीं है, ठीक है ना, ये सिर्फ लैब में स्टोर रहता है, बड़े जो एकदम हाई जो नेशनल लेवल के जो लैब्स होते हैं। तो ये हो गया आपका फ्यूजन, ठीक है, ये समझा। अब अगला हम लोग देखते हैं फ्यूजन। तो वो देखने से पहले इसका जो आइंस्टाइन का इक्वेशन बनेगा इस मास डिफेक्ट में, क्या होगा, जो इक्वेशन बनेगा वो क्या कैसे बनेगा, यहाँ पे लिखूँ और यहाँ पे लिखता हूँ। वो इक्वेशन बनेगा, यहाँ पे आप लिखते रहना लाइन से, डेल्टा E = डेल्टा M × c², ठीक है। और आप बोल सकते हो कि वो एनर्जी कितना होगा, तो जो मास डिफेक्ट है डेल्टा M = डेल्टा E/c²। इतना आपका जो मास डिफेक्ट है वो एनर्जी में इतने एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। वो डिपेंड करता है नंबर, जो भी जैसा भी नंबर रहेगा, ठीक है। और बहुत ज़्यादा एनर्जी रहता है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा एनर्जी रहता है। वो नॉर्मल जो हम लोग केमिकल रिएक्शन वाला जो एनर्जी करते हैं उस एनर्जी से बहुत ज़्यादा एनर्जी रहता है, ठीक है, याद रखना। बहुत ये न्यूक्लियर जो ये सब करते हैं जो हम लोग, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि दो रिएक्शन होते हैं, ठीक है ना, एक केमिकल रिएक्शन होता है, दूसरा न्यूक्लियर रिएक्शन रहता है। तो जो केमिकल रिएक्शन से एनर्जी डेवलप होता है वो एनर्जी बहुत ज़्यादा कम रहता है, और जो न्यूक्लियर रिएक्शन जो कि यहाँ पे अभी हम लोगों ने किया उससे जो एनर्जी डेवलप होता है वो बहुत ज़्यादा एनर्जी रहता है, ठीक है ना। तो याद रखना, ओके, साथ में आप नोट करते रहना लाइन वाइज अच्छे से, ओके। अब अगला कॉन्सेप्ट पे आता है, दैट इज़ फ्यूजन। वैसे इस चीज़ के एटम्स मॉलिक्यूल न्यूक्लियर कोई चैप्टर रहेगा आपका 12th में, उसमें डिटेल में रहेगा ये सब का जो भी है, ठीक है, रिएक्शन वगैरह न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में बताएगा उसमें, ठीक है। अब हम लोग आते हैं फ्यूजन। तो फ्यूजन में क्या होता है, अब जैसे फ्यूजन में क्या हुआ था कि हैवी न्यूक्लियस, ठीक है, वो लाइटर न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो गया था। बट यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे
बहुत सारे न्यूक्लिया है। जैसे अगर मैं बात करूं कि सपोज हाइड्रोजन न्यूक्लिया का लेता हूं मैं, हाइड्रोजन न्यूक्लिया प्लस हाइड्रोजन न्यूक्लिया प्लस हाइड्रोजन न्यूक्लियस, हाइड्रोजन का न्यूक्लियस ले रहा हूं। तो अगर मैं बहुत सारे न्यूक्लियस को ऐड करूं तो सीधी सी बात है, इस सबका जो मास रहेगा मिला के सबका मास ज़्यादा रहेगा। ठीक है, तो ये बहुत सारे न्यूक्लियस को अगर न्यूक्लिया को मैं अगर रिएक्ट करूं तो मुझे मिलता है एक हीलियम का न्यूक्लियस। इसका मिलेगा हीलियम का न्यूक्लिया मिलेगा। ठीक है, और जो इसका मास होता है एज कम्पेयर टू ये सबका मास मिला के, इसका मास मेरा कम हो जाता है। उसके जैसे ही है इसमें भी, ये सबका मिला के जो मास रहेगा, ठीक है, वो एक सिंगल मास का कम हो जाए। लेकिन उसमें क्या रहता है कि एक ही फ्यूजन था, फ्यूजन में क्या था, एक ही आपका एलिमेंट था, एटम था यूरेनियम, उससे बहुत सारे एटम कन्वर्ट हुए। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे एटम नहीं है, उससे एक एटम में कन्वर्ट हुआ। ठीक है, लेकिन मास का तो वही चीज़ है। मतलब यहाँ पे लेफ्ट साइड में जो रिएक्टेंट रहता है उसमें मास बहुत ज़्यादा रहता है, जो प्रोडक्ट बनता है उसमें उसका मास कम हो जाता है। तो यहाँ पे सपोज अगर 100 kg सेम ले लो, 100 kg या 100 ग्राम ले लेते हैं। ठीक है, 100 ग्राम का है सपोज। ठीक है, तो यहाँ पे कितना बच जाएगा, अराउंड 500 ग्राम बच जाएगा। समझे, मैं सिर्फ एक मैथमेटिकल नंबर ले रहा हूँ, या एग्जैक्टली इतना नहीं होता है। ठीक है, याद रखना, सिर्फ एक मैथमेटिकल नंबर से आपको समझा रहा हूँ। तो हमारा जो 500 ग्राम का मास रहेगा वो कहाँ जाएगा, वो 500 ग्राम का मास जो रहेगा वो मास डिफेक्ट में आ जाएगा। ठीक, मास डिफेक्ट में आ जाएगा, जिसको हम बोलते हैं डेल्टा एम। ठीक, और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो मास डिफेक्ट आपका एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब जो 500 ग्राम यहाँ पे बच गया, जो मैटर बचा, वो मैटर आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका फ्यूजन। ठीक है, फ्यूजन और फ्यूजन में समझा क्या होता है फ़र्क। ओके, तो अगला जो है आपका एग्जाम्पल नंबर 6.10, वो मैं नहीं बता रहा हूँ। तो यार आप लोग ये टेबल देख सकते हो, इस टेबल नंबर 6.3, इसमें बताया है कि किसका कितना एनर्जी होता है। ठीक है, जैसे बिग बैंग का देखो 10⁻68 एनर्जी होता है। ठीक है ना, जूल एनर्जी होता है। तो ये बहुत सारे एनर्जी, अलग अलग चीज़ों के अलग अलग एनर्जी दी हुई है। तो इसके ऊपर ही हमारा एग्जाम्पल नंबर 6.10 है। मतलब इसका उन्होंने एनर्जी लिया, बस कन्वर्जन है। मतलब यहाँ पे क्या किया है, हम लोग को यूनिट कन्वर्ट करना है। अब खाली मैं बता देता हूँ कि यूनिट हम लोग को मतलब जैसे 1 मीटर कितना सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर होता है ना, तो वैसे ही 1 जूल कितना अर्ग होगा, 1 जूल कितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा, तो वैसे आपको कन्वर्ट करना है बस। ठीक है, मैं आपको खुद से एक एग्जाम्पल ले लूँगा, वो बता दूंगा, तो इसको आप वैसे ही सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो देखते हैं ज़रा इसको। तो जैसे आपका हम लोग अगर बात करते हैं कि 1 मीटर कितना सेंटीमीटर होता है, मैं तो इससे एक एग्जांपल ले रहा हूँ। मीटर सेंटीमीटर का कितना सेंटीमीटर होता है, 10⁻² सेंटीमीटर, मतलब 100 सेंटीमीटर होता है, मीटर होता है। तो उसका अगर मैं रिवर्स करूँ, उल्टा करूँ, 1 सेंटीमीटर कितना मीटर होगा, 10⁻² मीटर होता है ना, ऐसे होता है। तो वैसे ही आपका इसका है। तो जूल और अर्ग के बीच का, मतलब जूल का जो भी अलग अलग कन्वर्जन है वो है। ठीक है, एनर्जी का जो भी अलग अलग कन्वर्जन है, जैसे ये तो आपका लेंथ का था ना, तो एनर्जी का भी अलग अलग कन्वर्जन है, वो जरा देखते हैं। ठीक है, तो देखो 1 जूल, क्योंकि जूल तो आपका एनर्जी आता है, 1 जूल कितना अर्ग होता है, मैंने बताया था 10⁻7 अर्ग होता है। तो वाइस वर्सा अगर मैं करूँ, 1 अर्ग कितना जूल होगा, 10⁻⁻7 जूल, ये आपको याद रखना है। ठीक है ना। अब बात करते हैं कि 1 जूल कितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, तो ये होता है 0.625। ठीक है, 0.62 इंटू 10⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ठीक है, तो इसका अगर मैं वाइस वर्सा करूं तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना जूल होगा, डिवाइड बाय हो जाएगा ना, ये क्या होगा 1/0.625 इंटू 10⁻, अगर नीचे 19 है तो ऊपर आएगा तो 10⁻⁻19 हो जाता है। ठीक है, जूल। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल्स टू, इसको आप डिवाइड करोगे तो अराउंड 1.6 मिलेगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ठीक है, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतना जूल हो गया, ये वाइस वर्सा। ठीक है, 1 जूल इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतना जूल। ठीक है, ये समझे। तो ये 2 हो गया, एक पहला था, ये दूसरा था। तीसरा जो यूनिट कन्वर्जन है एनर्जी का, वो कैलोरी। ठीक है, तो जैसे कि मैं बात करूँ 1 जूल की, रुको थोड़ा मैं इसको नीचे लिखता हूँ। ओके, थोड़ा मैं नीचे लिखता हूँ इसको, थर्ड। तो 1 जूल कितना कैलोरी होता है वो ज़रा देखते हैं। ये होता है 0.2389। ठीक है, 0.2389 कैलोरी होता है। तो वाइस वर्सा करो इसका, 1 कैलोरी कितना जूल होगा, इसको डिवाइड हो जाएगा ना, 1 डिवाइड बाय 0.2389, तो वो आता है अराउंड 4.186 जूल। ठीक है, ये समझा, ये भी एनर्जी का ही कन्वर्शन है। ठीक है, ये समझे। ओके, और एक और लास्ट है किलोवाट हार में, तो 4th वाला रहेगा वो। ठीक है, 4th वाला यहीं पे करूँ क्या, ठीक है चलो यहीं पे करता हूँ। ठीक, मैं उस 4th वाले को ऊपर लिखता हूँ। ठीक, ये आप कॉपी कर लो फटाफट। तो अगला है आपका 1 जूल
कितना किलोवाट हार होता है, ठीक है। किलोवाट हार भी एनर्जी का ही यूनिट है, ठीक है। ये सारे एनर्जी के यूनिट है, जो भी अभी तक है ना एनर्जी के ही यूनिट है। जैसे सेंटीमीटर और मीटर दोनों लेंथ के यूनिट होते हैं ना, वैसे ही अभी तक जो भी था क्या क्या था बताओ। एक आपका जूल है। एनर्जी के कौन कौन से यूनिट है जरा वो देखते हैं, ठीक है। एनर्जी के यूनिट्स कौन कौन से थे अभी तक हमने देखा। एक था पहला जूल था, ठीक। दूसरा था अर्ग। तीसरा यूनिट क्या था अभी हमने देखा था ना, बताओ बताओ बताओ, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक। फोर्थ वाला यूनिट क्या, सारे एनर्जी का यूनिट है। फोर्थ वाला हमने क्या देखा, कैलोरी देखा, ठीक है। फिफ्थ वाला भी हम देखेंगे किलोवाट हार, ठीक है। किलो वॉट, ये के से किलो, वॉट WATT, हार HOUR, ठीक है। तो अब हम लोग इसमें देखने वाले किलोवाट हार। तो 1 जूल कितना किलोवाट हार होगा जरा वो देखते हैं। वो होता है आपका 0.277, ठीक है। 0.277 इंटू 10⁻⁻⁶, ये किलोवाट हार होता है, ठीक। तो वाइस वर्सा आप करोगे तो 1 किलोवाट हार कितना जूल होगा, ये डिवाइड हो जाता है, दैट इज 1/277 इंटू, अभी देखो 10⁻⁻⁶ नीचे आएगा ना, तो ऊपर जाएगा तो 10⁻⁶ हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना आता है, इसको हम लोग डिवाइड करने के बाद आता है 3.6 अप्रॉक्स आता है, 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल, मतलब 1 किलोवाट हार इतना जूल होता है, समझे। तो ये पाँचों के पाँचों एनर्जी के ही यूनिट है, ठीक है। अब ये जो किलोवाट हार है ना, ये हमारा इलेक्ट्रिसिटी वगैरह में यूज़ होता है। तो ये भी हम देखेंगे, शॉर्ट में देखेंगे क्या है, ठीक है। तो देखो जो एग्जांपल है 6.10 में, इसमें क्या बोला कि कन्वर्ट करना है आपको, बस और कुछ नहीं। तो पहला जो क्वेश्चन बोला है कि द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 बॉन्ड ऑफ DNA इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में उसको कन्वर्ट करो। तो ये टेबल में आप जाओगे ना, टेबल में दिख जाएगा, देखो एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड ऑफ DNA कितना है, 10⁻⁻20, और इसका यूनिट क्या है, जूल है ना। तो जूल से आपको किस में कन्वर्ट करना है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। सिर्फ एक ही करूँगा, बाकी ये तीनों आप दोनों आप कर सकते हो, ठीक है। ये समझा ना। तो आपको बस इसमें एनर्जी में कन्वर्ट करना है, मतलब 10⁻, क्या है, -20 है ना इसका, उसको आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है, मतलब ये 10⁻⁻20 जूल है, समझे। ओके तो मैं करता हूँ। जैसे अब हमको क्या बताए कि वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना जूल होता है, बताओ बताओ तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना जूल होता है। 1.6 इंटू 10⁻, ये पूरा मैंने आपको लिखा है, 10⁻⁻19 जूल, ठीक है। ये मैं अभी लिखा है, ठीक है ना, सारा लिखा है। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतना होता है। तो बोला है कि 10⁻, जो ए वाला क्वेश्चन है, 10⁻20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं, जूल है, सॉरी जूल है, कितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा, समझे। तो कुछ नहीं करना है आपको, क्या करना है, आपको पता है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतना जूल होता है, और 1 जूल कितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, याद है, वो भी मैंने लिखवाया था। बताओ 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 1 जूल कितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। 1/6 करेंगे ना यहाँ पे, 1/6, सॉरी 1.6, तो ये कितना आता है अराउंड 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 करते हैं, ठीक है। इसको मैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कर रहा हूँ। तो 1 जूल कितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, इसको डिवाइड करता हूँ और इसको ऊपर लेके जाऊँगा तो प्लस में हो जाएगा, ये जाएगा 0.625 इंटू 10⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 1 जूल इतना इलेक्ट्रॉन होता है। तो आपको कुछ नहीं करना है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो इसको मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ, 1 जूल, क्योंकि 1 इंटू एनीथिंग विल बी एनीथिंग ना, 1 जूल इंटू 10⁻20 जूल। अब ये 1 जूल के बदले आपको क्या डालना है, आपको क्या डालना है, अब एक मिनट रुको, इसको ऐसा मत करो, इसको आप क्या कर सकते हो 10⁻20 इंटू 1 जूल, ठीक है। बात वही हो गया ना, 10⁻20 मल्टीप्लाई करो तो वही आता है, ऊपर वाला ही आता है। तो ये 1 जूल के बदले आपको ये वैल्यू पुट करना है बस। तो 10⁻20 इंटू 0.625, 1 जूल की वैल्यू क्या है, ये देखो ये रहा 0.625 इंटू 10⁻19 है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये पूरा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, समझे, ये पूरा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट हो गया। बस इसको मल्टीप्लाई करो, तो ये 10⁻20 है और ये 19 है, जो 10⁻1 बचता है इंटू 0.625 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और 10⁻1 इसमें मल्टीप्लाई कर दो, क्या होता है 0.0625 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो आपका आंसर इतना ही रहेगा, 0.06 तक रहेगा, समझे, 0.06 टेक्स्ट बुक में इतने रहेगा। ये समझा कैसे किया, बस वैसे ही करना और कुछ नहीं, ठीक है। तो दोनों आप कर सकते हो, ओके। 6 आपका है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ओके। तो ये क्या बोलता है जरा देखते हैं कि जैसे कि हमको पता है, क्या पता है कि अगर आप बॉडी पर कौन सा फोर्स लगाओगे, कंजर्वेटिव फोर्स लगाओगे, तो जो एनर्जी होते हैं कौन कौन से एनर्जी होते हैं, एक होता है काइनेटिक एनर्जी, दूसरा होता है पोटेंशियल एनर्जी, और दूसरा कोई एनर्जी नहीं होता है। अगर आप बॉडी पर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स लगाते हो तो जो आपके एनर्जी होते हैं वो काइनेटिक एनर्जी भी होते हैं, पोटेंशियल एनर्जी भी हो सकते हैं, ठीक है, हीट एनर्जी भी हो सकते हैं। जैसे हमने देखा था फ्रिक्शन की वजह से हीट डेवलप होता है, याद है ना, हाथ का रबिंग का एग्जांपल लिया था, ठीक है। लाइट एनर्जी भी डेवलप होते हैं,
ठीक है, साउंड एनर्जी भी डेवलप होते हैं। तो ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स लगाने पे बहुत सारे एनर्जी हमारे आते हैं, ठीक है, ओके। और ये कैसे आता है, जैसे कि हमने हीट का देखा था, तो इसमें क्या आता है कि काइनेटिक एनर्जी आपका हीट में कन्वर्ट होता है ना। तो इसमें अगर आप नॉन कंजर्वेटिव फोर्स लगाते हो बॉडी पर, तो इसमें जो कुछ पार्ट जो है, मतलब जैसे ये हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, तो काफ़ी में क्या होता है कि कुछ पार्ट हीट एनर्जी में कन्वर्ट होता है, कुछ पार्ट लाइट एनर्जी में कन्वर्ट होता है, कुछ पार्ट साउंड एनर्जी में कन्वर्ट होता है, ठीक है। जैसे अगर केमिकल रिएक्शन की बात करूँ, तो अगर आप बॉम्ब बॉम्ब बोल रहा हूँ आपका, ये बॉम्ब ही बोलते हैं ना, पटाखे वगैरह, पटाखे में अगर आप आग लगा दो, ठीक है, हीट एनर्जी दे दो, तो पटाखे में अगर आप हीट एनर्जी दे दो तो उससे दो चीज़ क्रिएट होता है, एक लाइट एनर्जी क्रिएट होता है, दूसरा साउंड एनर्जी, है ना। बॉम्ब आपके पटाखे से क्या आता है, लाइट भी आता है और साउंड भी आता है, समझे। तो ये ऐसे ही होता है। तो यही है आपका। तो इसमें बेसिकली क्या है, क्या बोलना क्या चाहता है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कि जो अगर आप चाहे कंजर्वेटिव फोर्स लगाओ चाहे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स लगाओ, जो एनर्जी जितनी भी एनर्जी है, अगर मैं आइसोलेटेड सिस्टम की बात करूं, आइसोलेटेड सिस्टम मतलब क्या, एक ऐसा सिस्टम जिसके बाहर ना कुछ नहीं जा सकता ना बाहर, मतलब समझ रहे हो, एक ऐसा सिस्टम, जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, आपने थर्मस देखा होगा, ठीक है, और जो आपका जिसमें आप गर्म पानी या फिर गर्म चाय लेके जाओ तो वो गर्म ही रहता है, वो ठंडा नहीं होता है ना, क्यों, क्योंकि उसमें से हीट एनर्जी ट्रांसफर ही नहीं होता है, बाहर ही नहीं जाता है। तो एक उसी सिस्टम, ऐसे सिस्टम को हम बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम, समझ गए ना। तो अगर एक ऐसा सिस्टम जिसमें कंजर्वेटिव फोर्स भी लगे, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स भी लगे, और उसकी वजह से जितने भी एनर्जी पैदा हो, मतलब जितने भी एनर्जी हो, वो सारे एनर्जी, टोटल एनर्जी कांस्टेंट होते हैं। टोटल एनर्जी क्या होंगे, कंजर्व्ड होंगे, ठीक है, मतलब कांस्टेंट होंगे। इसको आप ये भी बोल सकते हो कि कांस्टेंट। बस कुछ मतलब कुछ एनर्जी जो है वो क्या होते हैं, एनर्जी कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन टू अनदर, ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन टू अनदर। अब इसका एग्जांपल तो मैंने आपको फ्रिक्शन वाला बताया, जैसे काइनेटिक एनर्जी से हीट एनर्जी आता है ना, मतलब काइनेटिक एनर्जी से क्या कौन सा एनर्जी आता है, हीट एनर्जी। एग्जांपल मैंने पहले आपको बता दिया है, रबिंग हैंड भी आप ले सकते हो, ठीक है। तो एक आइसोलेटेड सिस्टम में याद रखना, सिस्टम आपका आइसोलेटेड होना चाहिए उसमें ही। तो वैसे तो अगर बात करो आप पूरे यूनिवर्स की, तो वैसे अगर आप पूरे यूनिवर्स की बात करो, पूरे यूनिवर्स की मैं बात कर रहा हूँ, तो एक यूनिवर्स जो है ना वो आपका आइसोलेटेड सिस्टम ही है, समझे, आइसोलेटेड सिस्टम ही है आपका यूनिवर्स। तो यूनिवर्स के अंदर जितने भी एनर्जी है सब कंजर्व्ड रहते हैं, सब कांस्टेंट होते हैं। कुछ एनर्जी अगर यहाँ से ख़त्म होती है एक पार्ट से, अगर एक मतलब यूनिवर्स में अगर देखा जाए, सपोज ये यूनिवर्स है, यूनिवर्स को मैंने बहुत छोटा बना दिया, अगर इस पार्ट से अगर कुछ एनर्जी जाता है तो इस पार्ट पे वो एनर्जी गेन हो जाता है, समझे। अगर इस पार्ट से कुछ एनर्जी जा रहा है तो इस पार्ट पे एनर्जी, मतलब हर जगह कुछ ना कुछ एनर्जी भले से कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, एनर्जी आपका कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन एनर्जी आपका कांस्टेंट ही रहेगा, समझे। टोटल एनर्जी याद रखना, टोटल एनर्जी में सारे एनर्जी आते हैं, काइनेटिक, पोटेंशियल, हीट, लाइट, साउंड, जितने भी एनर्जी ना टोटल एनर्जी में सब आते हैं, समझे। तो एनर्जी क्या होता है, यहाँ पे ट्रांसफॉर्म होता है वन टू अनदर, लेकिन एनर्जी जो है वो सेम रहता है, कांस्टेंट रहता है एक आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर। और आपका यूनिवर्स जो है वो तो आइसोलेटेड सिस्टम है, मतलब पूरे दुनिया में जो एनर्जी है वो कांस्टेंट है, सेम है, बस खाली एनर्जी कन्वर्ट होते रहते हैं एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, समझ गया। तो यही है आपका प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और इसी कंसेप्ट को यूज़ करके हमने देखो जैसे न्यूक्लियर एनर्जी से हम लाइट एनर्जी बनाते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी से हम न्यूक्लियर वेपन्स बनाते हैं, है ना, अभी हमने पहले देखा था। केमिकल एनर्जी काफ़ी बनाते हैं, ठीक है। तो ये सारे एनर्जी बस चलते रहते हैं, मतलब एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होते ही रहते हैं, लेकिन ये एनर्जी कांस्टेंट होता है। इसी एनर्जी को यूज़ करके जो यूनिवर्स में आपका नेचर में अवेलेबल है, इसी एनर्जी को यूज़ करके इंसान अप्लाई करता है, मतलब काफ़ी अलग अलग एनर्जी बनाता है, जैसे एटॉमिक एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी, है ना। ये सारे एनर्जी जो यूनिवर्स में है उसी एनर्जी को यूज़ करता है इंसान, तभी ये सारे एनर्जी में कन्वर्ट होता है। ये समझा। तो ये इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो आपके छोटे छोटे मोबाइल हो गए, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गए, कम्युनिकेशन आप टेलीफोन वगैरह पे करते हो, फ़ोन वगैरह पे, ठीक है, ये सब में कुछ ना कुछ एनर्जी से ही ये सब सारी बनी हुई है, ठीक है ना। ओके। तो जैसे सेमीकंडक्टर आपके मोबाइल में रहता है, सेमीकंडक्टर क्या है, बेसिकली उसमें कैपेसिटर जो भी कैपेसिटर वगैरह लगे रहते हैं उसमें एनर्जी स्टोर ही रहता है। कैपेसिटर क्या काम करता है, एनर्जी स्टोर करने का काम करता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि पूरे यूनिवर्स में जो कि आइसोलेटेड सिस्टम है उसमें एनर्जी कांस्टेंट रहता है, कंजर्व्ड रहता है, बस वो एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होता रहता है, याद रखना, ठीक है। तो यार अगला कॉन्सेप्ट है आपका पावर। तो बेसिकली पावर क्या होता है, ये देखो, पावर बेसिकली होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क, ठीक, रेट ऑफ डूइंग वर्क। एक आपका अगर मैं डे टू डे लाइफ एग्जांपल लूँ, तो सपोज एक बिल्डिंग है, ठीक है, एक बिल्डिंग है,
सपोज दो बंदे हैं, दो यहाँ पे दो बंदे हैं, ठीक है। तो आपको अभी क्या करना है कि ये दोनों को, इसके पास भी 50 केजी का है, कोई सामान है 50 केजी का, इसके पास भी सामान है कोई 50 केजी का, ठीक है। उन दोनों बंदों को उसको छत पे लेके जाने का उस सामान को। तो अगर सपोज ये वाला जो बंदा है, ये बंदा पहले पहुंच गया, सबसे पहले ये पहुंच गया एज कम्पेयर टू ये, तो इस बंदे का हम लोग क्या बोलेंगे कि पावर ज़्यादा है, क्योंकि रेट ऑफ डूइंग वर्क मतलब क्या होगी, कम टाइम में उसने काम ज़्यादा किया, ठीक है, तो उसका पावर ज़्यादा हुआ। और ये ज़्यादा टाइम में कम काम करेगा, तो इसका पावर जो रहेगा वो कम रहेगा, ठीक है, ये समझा। तो ये होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क, इसका पावर ज़्यादा रहेगा क्योंकि ये पहले पहुंचेगा छत के ऊपर, ये समझ गया ना, ओके। तो यही होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क। तो इसका जो फॉर्मूला है, सिंपल फॉर्मूला, वो दो में आएगा, एक तो एवरेज पावर आएगा, क्योंकि हर चीज़ का एवरेज और एक इंस्टेंटेनियस होता है, ठीक है, एवरेज पावर आएगा। तो एवरेज पावर को हम लोग क्या डिनोट करते हैं, पी एवरेज, दैट इज नथिंग बट वर्क डन अपॉन टाइम। तो जैसे कि मैंने एग्जांपल ये लिया था, तो सपोज ये फॉर्मूला है वर्क डन अपॉन टाइम। तो देखो मैंने क्या बोला कि ये सपोज दोनों जो काम है ना, दोनों जो काम सपोज एक ही कर रहे हैं, काम तो एक ही कर रहे हैं ना, वर्क डन, इनको लेके जाना ऊपर, और बट ये कम टाइम, ये ज़्यादा टाइम में जा रहा है, ये कम टाइम में जा रहा है, तो इसका पावर देखते जरा क्या आता है। तो वर्क डन, सपोज वर्क डन मैं ले लेता हूँ, वर्क डन लेट से 50 जूल, तो दोनों का वर्क डन तो सेम ही है, काम तो एक ही करना है ना, तो यहाँ पे उसको सामान को लेके जाना है। तो इसका पावर में अगर मैं बात करूँ तो 50, लेकिन ये ज़्यादा टाइम लिया, ये टाइम ज़्यादा लिया है, तो लेट से टाइम सपोज 10 सेकेंड लेता है, ठीक, तो इसका पावर कितना आया, 5 आया। लेकिन अगर इस बंदे की बात करूँ, वर्क डन तो दोनों में सेम ही है, लेकिन इसने कम टाइम लिया, मतलब वो 5 सेकेंड में पहुंचा है, तो इसका पावर कितना हो गया, कितना हो गया, 5 10 जा, देखो आ गया ना, मतलब ये इसका पावर 5 है, इसका पावर 10 है, तो इसका पावर ज़्यादा हुआ, समझे। तो ये ऐसे मैं मैथमेटिकल एक नंबर लेके बस खाली आपको बताया कि पावर इसका कैसे ज़्यादा होगा, ये समझे, क्योंकि कम टाइम में ज़्यादा काम, जो काम है वो जल्दी कर रहा है, ठीक है। तो एक हो गया आपका एवरेज पावर, जो कि होता है वर्क डन अपॉन टाइम, और दूसरा होता है आपका, ये याद रखना, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं बहुत, और दूसरा होगा आपका इंस्टेंटेनियस पावर। जैसे आपका वेलोसिटी में भी दो होता है, एवरेज और इंस्टेंटेनियस, वैसे पावर में भी होता है। तो जो इंस्टेंटेनियस पावर होता है वो क्या होता है, मतलब विद इन अ शॉर्ट टाइम, मतलब जो टाइम है वो बहुत कम रहना चाहिए, बहुत कम, मतलब अराउंड 1 सेकेंड, ठीक है, अराउंड 1 सेकेंड, 1 सेकेंड से भी कम पकड़ लो। तो जब टाइम कम रहता है, तो जो जैसे मैं आपको बताऊँ मैथमेटिक्स में, जो मैथमेटिकल सिंबल रहता है डेरिवेटिव डी, ये टाइम कम के लिए हम लोग लगाते हैं। तो जो पावर है यहाँ पे वो क्या हो जाएगा, बताओ, पी डी पी इज इक्वल्स टू डी डब्ल्यू अपॉन डी टी, ठीक, समझे। तो ये इंस्टेंटेनियस पावर का फॉर्मूला आएगा, ये समझा, ओके। एक मिनट, इसको डी मत लिखो, क्योंकि ये आपका सिर्फ पी से डिनोट करो, PIN इंस्टेंटेनियस, ठीक है, पी इंस्टेंटेनियस, ओके। तो जो पावर इंस्टेंटेनियस रहेगा वो dW/dt, क्योंकि कम टाइम में, आपका कम टाइम में हम लोग यही लेते हैं, कम टाइम में जो वर्क रहेगा वो भी तो कम ही रहेगा ना, ठीक है, ओके। तो जरा अभी हम लोग dW को यहाँ पे लेते हैं, इंस्टेंटेनियस पावर की मैं बात करूँ, तो इंस्टेंटेनियस जो पावर है PINST जो है आपका क्या आया, dW/dt आया, ये आया। तो देखो हमें ये जो dW है वो भी पता है क्या होता है, वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो यहाँ पे फोर्स आपका कांस्टेंट लगेगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट आपका कांस्टेंट नहीं रहता है, डिस्प्लेसमेंट हमेशा चेंज होता है। तो डिस्प्लेसमेंट डी से डिनोट करते हैं, DR ले लो, ठीक है, R से हम लोग डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे डिनोट करेंगे। तो वर्क डन आपको पता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, बट फोर्स यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, फोर्स में कांस्टेंट ले लेता हूँ, कांस्टेंट, ठीक। तो इसको आप पावर को आप क्या लिख सकते हो वापस, जो इंस्टेंटेनियस पावर है, dW के बदले कांस्टेंट फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन, अब देखो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है, वेलोसिटी होता है, तो फोर्स इनटू वेलोसिटी पे आ गया, फोर्स आपका कांस्टेंट फोर्स होना चाहिए। तो इंस्टेंटेनियस पावर का एक और फॉर्मूला हमारा मिल गया, फोर्स इनटू वेलोसिटी, ठीक है। अब एक और चीज़ कि पावर जो है, अभी जो आपका चैप्टर का नाम क्या है, चैप्टर का नाम है वर्क, एनर्जी एंड पावर, यही है ना चैप्टर का नाम। तो ये तीनों जो क्वांटिटी है ना, तीनों आपके स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, याद रखना, ये तीनों क्वांटिटी आपके स्केलर में आते हैं ना, वेक्टर में नहीं आते लोग, ओके। बट वर्क एनर्जी का जो डायमेंशन रहेगा, इन दोनों का डायमेंशन सेम रहता है, याद रखना, इन दोनों का डायमेंशन, जब डायमेंशन सेम है तो यूनिट भी सेम रहेगा, डायमेंशन यूनिट्स आर सेम, ठीक है, किसका किसका, वर्क और एनर्जी का, बट पावर का अलग रहेगा यूनिट और डायमेंशन, ठीक है। तो अब देखते हैं पावर का डायमेंशन क्या है और यूनिट क्या है। तो जो पावर का यूनिट है
यूनिट है वो क्या रहेगा, देखो वर्क डन अपॉन टाइम है ना, तो वर्क डन का यूनिट क्या होता है, जूल पर सेकेंड टाइम का, है ना। इस जूल पर सेकेंड को हम लोग वॉट भी बोलते हैं, वॉट, जिसको हम डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। याद है किलो वॉट हार हमने देखा था, एनर्जी का यूनिट किलो वॉट हार, है ना। तो ये एनर्जी का यूनिट हो गया कि जिसमें वॉट आता है, जिसमें पावर भी आता है, ठीक है। अभी देखते हैं हम लोग किलो वॉट हार कैसे हम लोग निकालते हैं, ठीक है। तो ये तो पावर की यूनिट है। पावर का एक और यूनिट क्या होता है, वो होता है हॉर्स पावर, एचपी, हॉर्स पावर, ठीक है। 1 HP कितना वॉट होता है, 1 HP इज नथिंग बट 746 वॉट, ठीक है। तो ये पावर का यूनिट है, ये तीनों, जूल पर सेकंड, वॉट, हॉर्स पावर, ठीक। और ये जो हॉर्स पावर है कहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं ज़्यादातर, ऑटोमोबाइल्स वगैरह हो गए, बाइक वगैरह हो गए, ठीक है, जो गाड़ी वगैरह में रहते हैं, ठीक है। उसका पावर हम लोग को मेजर करने के लिए हम हॉर्स पावर यूज़ करते हैं, ओके। तो अब मैं बात कर रहा था किलोवाट हार, ये आपका इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में आता है। तो किलोवाट हार क्या होता है ज़रा वो देखो, 1 किलोवाट हार एनर्जी क्या होता है, मतलब ये बेसिकली एनर्जी का यूनिट है ना। 1 किलोवाट हार, मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था थोड़ी देर पहले। तो 1 किलोवाट हार ऑफ एनर्जी क्या होगा वो ज़रा देखते हैं, ठीक। और देखो जो आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है ना, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह, वो 1 किलोवाट हार के फॉर्म में ही रहता है, ठीक है। वो जो भी उसका मेजरमेंट रहता है ना, वो 1 किलोवाट, मतलब जो एनर्जी का कंजम्पशन रहता है वो 1 किलोवाट हार के फॉर्म में ही, मतलब टर्म में ही रहता है। देख लेना आपका भी, ठीक है ना, इलेक्ट्रिसिटी बिल। तो जरा देखते हैं कि 1 किलोवाट हार ऑफ एनर्जी होता क्या है। सपोज आप दुकान में गए, आपने दुकान से 100 वॉट का बल्ब खरीदा, इसका मतलब जो बल्ब का पावर है वो 100 वॉट है, और उसको आपने 10 घंटा यूज़ किया। उस 100 वॉट को, बल्ब को आपने कितना यूज़ किया, 10 घंटा यूज़ किया। तो अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई कर दूँ, पावर इंटू ये क्या है, टाइम, तो देखो पावर आपका क्या होता है, वर्क डन अपॉन टाइम होता है। तो अगर मैं पावर इंटू टाइम कर दूँ तो क्या आता है, वर्क डन आता है, जो कि आपका एनर्जी आता है। वर्क डन और एनर्जी मैंने बोला था ना, जो कि आपका एनर्जी बेसिकली रहता है, ठीक है। इन दोनों का डायमेंशन सेम होता है, इन दोनों का यूनिट सेम होता है, तो वर्क डन इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी रहता है, ठीक है। यहाँ पे तो टाइम आपका क्या है, 10 हार है ना, 10 हार है। तो देखो हार तो आ गया, मतलब किलोवाट हार का एच तो आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब इसको कुछ करने का, ये कितना होता है, 1000 हो गया, 100 × 10 1000 होता है ना। तो 1000 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1000, और ये वॉट तो मैंने लिखा नहीं यहाँ पे, 100 वॉट है ना, तो 1000 वॉट हार हो गया यहाँ पे, ठीक है। 1000 वॉट हार हो गया, तो 1000 को मैं किलो लिखता हूँ, क्योंकि हमेशा जो किलो रहता है ना वो 1000 ही रहता है, जिसको हम 10⁻³ लिखते हैं, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1000 को 1 किलोवाट हार, समझे। तो अगर आपने 100 पावर वॉट का जो बल्ब है आपका, उसका पावर 100 वॉट, अगर 10 घंटा यूज़ किया तो मुझे इतना, मतलब 1 किलोवाट हार आप एनर्जी यूज़ कर रहे हो इलेक्ट्रिसिटी का, समझे। तो ऐसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो देखो ये आपके जो जितने भी एनसीईआरटी के सॉल्व एग्जाम्पल है ना, ये करना, ठीक है ना। ये एग्जाम में पूछते हैं, प्लस जो आप एंट्रेंस वगैरह एग्जाम देते हो उसमें भी पूछ लेते हैं, ठीक है। खाली नंबर्स का एक्सचेंज रहता है, नंबर थोड़ा अलग रहता है, लेकिन उसमें हम लोग उसमें डायरेक्ट पूछते हैं सॉल्व एग्जाम्पल में से, ठीक है। ये भी याद रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं सॉल्व एग्जाम्पल एनसीईआरटी के। तो देखो इसके लिए अगर आपने कभी सुना होगा, अगर अगर आप किसी अच्छे कोचिंग में जाते हो, ठीक है, या फिर कोई किसी ने अगर क्रैक किया है एंट्रेंस एग्ज़ाम, जैसे नीट हो गया, जेई हो गया, तो आपने सुना होगा कि वो जो टॉपर है वो बोलता है कि आप सबसे पहले एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक रीड करो और उसके जो भी सॉल्व एग्जाम्पल है ना वो करो, ठीक है। सबसे पहले ये करो, उसके बाद कोई और बुक उठाओ, ठीक है। तो अगर आपको एंट्रेंस देना तो सबसे पहले एनसीईआरटी के जितने भी है कंसेप्ट प्लस इसके सॉल्व एग्जाम्पल करने हैं, तब जाके कोई और दूसरा बुक उठाना, ठीक है। तो इसके लिए जितने भी सॉल्व एग्जाम्पल होते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से या एंट्रेंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखो 6.11 क्या है आपका, इसमें बोला है कि एलिवेटर है, एलिवेटर लिफ्ट होता है, कैन कैरी अ मैक्सिमम लोड ऑफ 1800 kg, मतलब 1800 kg एलिवेटर प्लस उसके अंदर जो पैसेंजर है दोनों का मिला के कितना कैरी कर सकता है, 1800 kg तक कैरी कर सकता है। ये सिर्फ मास दिया है यहाँ पे। अब ये मूविंग अप, मतलब लिफ्ट ऊपर जाएगा कितने स्पीड से, 2 मीटर पर सेकेंड स्पीड से जाएगा, ठीक है। अब बोला कि जब लिफ्ट ऊपर जाएगा तो जो दीवार या जो भी आजू बाजू रहेगा उस पर, उससे फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, ठीक है ना, उसकी वजह से एलिवेटर पर। तो जो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा वो कितना फोर्स है, वो 4000 न्यूटन है। अब बोला है कि आपको कितना पावर देना पड़ेगा एलिवेटर को, लिफ्ट को, ताकि मोटर से, ताकि वो ऊपर जाएगा, समझे, ठीक है ना। ये आपका क्वेश्चन है, और पावर इसमें वॉट में बोला है और हॉर्स पावर में भी, दोनों में पावर कैलकुलेट करने के लिए बोला है। मतलब मोटर से आप कितना पावर दोगे इस लिफ्ट को ताकि वो ऊपर जाए, ठीक है। तो देखो ये एक एलिवेटर है, उसके अंदर मतलब सब पैसेंजर्स मिला के वो कितना कैरी कर सकता है, टोटल जो इसका मास है वो कितना है, टोटल लिफ्ट प्लस पैसेंजर कितना है मास, 1800 kg, ठीक। अब बोल रहा है कि अब ये लिफ्ट को अपने को ऊपर ऊपर मोटर से ऊपर मतलब पावर देना है ना, ताकि वो ऊपर जाए।
तो इसके, और अगर सपोज दीवार है तो जब ये ऊपर जाएगा, जब ये ऊपर जाएगा लिफ्ट, तो उस पर जो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा वो तो नीचे की तरफ लगेगा ना, सीधी सी बात है, समझे। तो फ्रिक्शनल फोर्स कितना है, कितना है, 4000 न्यूटन है, ठीक है। और 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 ये एलिवेटर का प्लस पैसेंजर, एलिवेटर प्लस पैसेंजर की मैं बात कर रहा हूँ, उसका वेट भी तो है ना, वेट जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से लग रहा है वो भी नीचे की तरफ लगेगा, समझे। मतलब यहाँ पे दो फोर्स लग रहा है, पहली बात तो ये देखो, ठीक है। एक तो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है एलिवेटर और दीवार जो भी बीच में रहेगा उन दोनों के बीच में, और एक इसका वेट जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से जो नीचे की तरफ वेट लग गया वो लग रहा है। तो मतलब समझ गया ना, यहाँ पे दो फोर्स लग रहा है। इसको मैं लेट्स से कैपिटल एफ ले लेता हूँ, ठीक है। तो आपको अब कैलकुलेट क्या करना है, बेसिकली पावर कैलकुलेट करना है। पावर आपको पता है कि वर्क डन अपॉन टाइम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे वर्क डन आपको पता नहीं, लेकिन वर्क डन आपको एक चीज़ पता है कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है ना। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, आर ले लेता हूँ, डी ले लो, एस ले लो, कुछ भी लो, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। बट हमको इस फॉर्मूले से नहीं निकालना है, ठीक है, क्योंकि हमने पावर का, इंस्टेंटेनियस पावर का एक और फॉर्मूला देखा था। क्या देखा था, पावर का एक और फॉर्मूला बताओ, फोर्स इनटू वेलोसिटी, ये आया था ना, बॉक्स कराया था, क्योंकि इसमें दिया है आपका कांस्टेंट स्पीड कितना दिया है, 2 मीटर पर सेकेंड। इसके लिए हम लोग इससे निकालेंगे, ये वाले फॉर्मूले से निकालेंगे, ठीक है। तो देखो आपको फोर्स निकालना है, पहले आपको फोर्स मालूम होना चाहिए। तो फोर्स, इसमें दो फोर्स है, एक तो ये 4000 न्यूटन प्लस, दोनों भी नीचे की तरफ लग रहा है, ऐसा नहीं दोनों अपोजिट है, दोनों ही नीचे की तरफ लग रहा है। फ्रिक्शन फोर्स भी नीचे की तरफ और ये वेट जो फोर्स है वो भी नीचे की तरफ। तो इसके लिए हम लोग प्लस करेंगे एम जी। एम मतलब टोटल लिफ्ट प्लस पैसेंजर मिला के एम कितना है, 1800। जी, जी तो 9.80 लेते हैं ज़्यादातर, 9.8 इंटू 9.8, ठीक है। तो ये हो गया आपका फोर्स इंटू वेलोसिटी। वेलोसिटी कितना है भाई, 2, समझे। तो इसको हमको खाली सॉल्व करना है बस, और कुछ नहीं। 1800 इंटू 9, एक काम करते हैं, इस 9.8 को हम लोग 10 ले लेते हैं अप्रॉक्स, ठीक है, ताकि कैलकुलेशन और इजी हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन में वैसे दिया रहेगा कि जी की वैल्यू 9.8 लेनी है या फिर 10 लेनी है, क्वेश्चन में तो आपको दिया रहेगा, ठीक है। यहाँ पे नहीं दिया, लेकिन आपके टेक्स्ट बुक में जो है सॉल्व किया है 9.8 के बदले 10 लिया है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 18, ठीक है, 18,000 हो जाएगा, 1800, ठीक है, मल्टीप्लाई किया तो इंटू 2। सो दोनों को ऐड करेंगे, 18 प्लस 4 इज 22,000 इंटू 2, सो इट इज़ नथिंग बट 44,000। और ये जो यूनिट आया आपका ये वॉट में आएगा, ठीक है। कैसे ये वॉट में आएगा, क्योंकि आप वो ये ओरिजिनल यूनिट लेना, फोर्स का ओरिजिनल यूनिट क्या है, न्यूटन है, तो न्यूटन है, और ये इसकी मीटर पर सेकेंड ले रहे हो वेलोसिटी की यूनिट, तो ये होता है आपका वॉट ही होता है बेसिकली। अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हो न्यूटन इंटू मीटर पर सेकेंड तो वॉट आता है। अब आपको पता है कि ये तो वॉट में आ गया, अब आपको हॉर्स पावर में भी निकालना है ना, क्वेश्चन में दिया था। तो आपको पता है ना क्वेश्चन में क्या, इसको मैं रफ करता हूँ डायग्राम को। अब आपको एक चीज़ पता है कि 1 हॉर्स पावर कितना वॉट होता है, कितना होता है भाई, 7, अभी बताया था ना 746 वॉट होता है, ठीक है, 746 वॉट होता है, आपको पता है। तो 1 वॉट कितना होगा, 1 डिवाइड बाय 746 हॉर्स पावर इज इक्वल्स टू 1 वॉट। तो 1 वॉट आपको बस 1 वॉट के बदले ये पूरा लिख देना है, 1 डिवाइड बाय 746। इसका मतलब ये जो 44,000 वॉट, एक तो ये आंसर हो गया, ऊपर से आपको हॉर्स पावर में भी निकालना है। तो इसको क्या मैं इसको इंटू 1 वॉट कर सकता हूँ, 44,000 इंटू 1 वॉट। अब ये 1 वॉट आपको पता है ये होता है, तो इसको मैं रख दिया 44,000 इंटू 1 वॉट का कितना हॉर्स पावर है, 1/746 हॉर्स पावर, समझे। अब आप उसको डिवाइड करो, जो डिवाइड वगैरह करोगे तो आंसर आएगा 59 हॉर्स पावर, ठीक है। तो वॉट में भी मिल गया 44,000 वॉट, और हॉर्स पावर में मिल गया आंसर 59 हॉर्स पावर। अब अगला टॉपिक है बच्चों 6.12 कोलिजन्स, ठीक है। तो देखो कोलिजन्स मतलब आपको पता है कि टक्कर मारना, ओके। तो देखो टक्कर जो होते हैं ना, 2 टाइप के होते हैं, मतलब टक्कर मारना। पहला होता है आपका इलास्टिक कोलिजन, ठीक है, इलास्टिक कोलिजन। मैं पहले में ही समझा देता हूँ। फर्स्ट वाला जो आपका ना 6.12.1 ये जो है आपका टॉपिक 6.12.1। तो 2 टाइप के कोलिजन होते हैं, इलास्टिक एंड इन इलास्टिक कोलिजन, ठीक है। ये 2 टाइप के टक्कर होते हैं। अब ज़रा देखते हैं दोनों है क्या बेसिकली। तो देखो ये होता है कोलिजन, ठीक है। तो इसके पहले एक चीज़ नोट कर लेना आप कि कोई भी कोलिजन हो, इलास्टिक हो, नॉन इन इलास्टिक हो, कोई भी कोलिजन हो, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन हो, ठीक है, हर एक कोलिजन में जो टोटल लीनियर मोमेंटम रहता है, टोटल लीनियर मोमेंटम वो कंजर्व्ड रहता है आपका। टोटल लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व्ड। अब कंजर्व्ड का मतलब क्या है कि कंजर्व्ड,
इसका मतलब क्या है कि मोमेंटम मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल्स टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। ठीक है, तो कंजर्व का मतलब यही होता है, मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। इसका मतलब क्या है कि अगर कोलिजन के पहले जो भी मोमेंटम है, ठीक है, इज इक्वल्स टू जो भी कोलिजन के बाद जो मोमेंटम आएगा ना, दोनों सेम ही रहेगा, तो ये होगा ना कंजर्व्ड। ठीक है, तो ये हमेशा आप नोट करके रख लेना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मोमेंटम हर एक कोलिजन में कंजर्व रहता है, चाहे वो इलास्टिक कोलिजन हो चाहे वो इन इलास्टिक कोलिजन हो। ये समझा? ओके, अब डिफरेंस क्या है फिर इलास्टिक और इन इलास्टिक में? डिफरेंस सिर्फ काइनेटिक एनर्जी का है। देखो, दो ही चीज़ें हैं यहाँ पे आपको जानने की ज़रूरत है। एक मोमेंटम के बारे में जानने की ज़रूरत है जो कि पी है, दूसरा काइनेटिक एनर्जी के बारे में जानने की ज़रूरत है। ठीक है, तो पी तो दोनों ही कोलिजन में कंजर्व्ड है, बस हम लोग का के का देखना है। ठीक है, तो देखो, पहला है आपका इलास्टिक कोलिजन। तो इलास्टिक कोलिजन में याद रखना कि काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहता है, काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड। ठीक है, लेकिन इन इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड, बस यही फर्क होता है, नॉट कंजर्व्ड। ठीक है, तो ये आप याद रखोगे। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कंजर्व्ड का? पहले वाले में इसमें ये होगा कि काइनेटिक एनर्जी, आप पूरा लिख लेना, बिफोर कोलिजन, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन। ठीक है, बिफोर कोलिजन इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन। कंजर्व का मतलब यही होता है। ठीक है, ये आप पूरा लिख लेना, काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन। लेकिन नॉट कंजर्व का मतलब क्या होगा कि काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन इज नॉट इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, एक मिनट, काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन। ठीक है, तो ये सिर्फ इन इलास्टिक में यही फर्क होता है कि वो कंजर्व, इसमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहता है, मोमेंटम तो कंजर्व रहेगा इसमें। ठीक है, बस यही सिंपल सा फर्क है। तो आपको एक मैं मैथमेटिकल नंबर लेके आपको एक सिंपल में समझा देता हूँ। ठीक है, समझाने के लिए मैं मैथमेटिकल नंबर ले रहा हूँ दोनों का। ठीक है, ये आप कॉपी कर लेना। सपोज आपका एक मास है, ठीक है, और ये मास वेलोसिटी से चल रहा है और ये मास रुका हुआ है। ओके, ठीक है, तो अगर ये मास एक सपोज m1 मास 1 है, v1 वेलोसिटी 1 है और ये m2 मास 2 है, इसका वेलोसिटी नहीं, ये रुका हुआ है, तो अगर इसने इसको टक्कर मारा, ठीक, तो अभी तक तो इसने टक्कर नहीं मारा है फिलहाल। तो अगर मैं बात करूँ काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन, मैं फिलहाल इलास्टिक कोलिजन की बात कर रहा हूँ। ठीक है ना, स्टार्टिंग में इसको मैं रफ कर देता हूँ, सिर्फ एक मैथमेटिकल टर्म से समझा रहा हूँ, इलास्टिक वाले की बात कर रहा हूँ। ठीक, तो अगर मैं काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन की बात करूँ, ठीक है, अगर आपको स्पीड थोड़ा स्लो लग रहा होगा तो आप प्लेबैक स्पीड से स्पीड ज़्यादा कर सकते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन की बात करूँ तो इसमें जो बिफोर कोलिजन काइनेटिक एनर्जी होगा वो होगा m1। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? हाफ होता है ना, तो हाफ तो दोनों वैसे कैंसिल, चलो हाफ ले लेता हूँ, हाफ mv1 स्क्वायर बिफोर कोलिजन दोनों का लेने का है, प्लस हाफ m2 v2 का स्क्वायर, है ना, यही होगा बिफोर कोलिजन। तो देखो, इसमें v2 तो भाई इसका वेलोसिटी नहीं है, इसका वेलोसिटी 0 है फिलहाल स्टार्टिंग में, कोलिजन के पहले v2 इसका क्या है, 0 है, तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इज इक्वल्स टू, अब काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन देखते हैं, काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन। ठीक, तो अब क्या हुआ कि इसने इसको टक्कर मार दिया, फाइनली इसको वेलोसिटी से टक्कर मार दिया v1, तो अब ये एक वेलोसिटी में आ जाएगा। ठीक है ना, v2 वेलोसिटी में आ जाएगा जब इस मास ने इसको टक्कर मारा। तो अब क्या होगा, क्या पता ये मास यहीं पे रुक जाए, क्या पता कि इसकी मतलब ये मास थोड़ा वेलोसिटी से चले और ये भी मास थोड़ी वेलोसिटी से चले, है ना, ऐसा भी हो सकता है। तो जो काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन होगा वो क्या होगा, हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे v2 आएगा क्योंकि इसने अभी इसको टक्कर मार दिया ना, तो इसकी भी वेलोसिटी आ जाएगी इसमें कुछ ना कुछ। ठीक है, अगर दोनों में हाफ कॉमन ले लूँ, यहाँ पे हाफ कॉमन लो दोनों में, तो m1 v1 स्क्वायर प्लस m2 v2 स्क्वायर। ठीक है, तो ये हाफ तो यहाँ पे कैंसिल हो जाते हैं, हाफ तो पूरे कैंसिल हो जाएंगे, बचेंगे सिर्फ ये टर्म। तो देखो, मैथमेटिकल में टर्म में नंबर बोल रहा था कि अगर इसकी पूरे की वैल्यू, अगर इस बिफोर कोलिजन जो है काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन की जो वैल्यू है, सपोज कितना रहेगी, 50 जूल रहेगी। ठीक है ना, सिर्फ इसकी वैल्यू, तो इन दोनों का एडिशन मिला के भी 50 जूल ही आएगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी की बात चले तो एनर्जी में जूल ही आता है ना। ठीक है, तो ये हो गया आपका मैथमेटिकल नंबर से मैंने आपको बता दिया। इसका जो दोनों का मल्टीप्लाई करने का जो वैल्यू रहेगा, मल्टीप्लाई करने के बाद यही आने वाला, और इन दोनों का ऐड भी करोगे तो एक सेम ही आएगा, मतलब ये हो गया आपका कंजर्व, मतलब सेम ही मिलेगा। तो ये मैं इलास्टिक कोलिजन की बात किया, समझे।
लेकिन ये तो इलास्टिक, और मैं इन इलास्टिक का भी इसमें ही समझा देता हूँ। तो इन इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, INL, इन इलास्टिक कोलिजन में क्या होगा, ये तो सेम ही प्रोसेस होगा जो प्रोसेस है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन अगर 50 है तो ये ज़रूरी नहीं है 50 हो, ये आपका 40 भी हो सकता है, समझे। तो ये नॉट कंजर्व्ड है, ये हो गया आपका इनइलास्टिक कोलिजन, समझे। तो जो रिमेनिंग काइनेटिक एनर्जी है वो किसी भी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, वो लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, वो साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, समझे, कोलिजन के बाद, ठीक है, ये समझा। तो वो होता है आपका इनइलास्टिक कोलिजन, ओके। तो ये याद रखना, जो रिमेनिंग यहाँ पे 10 जूल है वो या तो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा या लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, कैसे भी मतलब दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, ये समझे। तो ये होता है आपका इनइलास्टिक कोलिजन, ओके। शायद मैं वापस रिपीट कर दिया इस चीज़ को, ओके। तो ये समझा इनइलास्टिक और इनइलास्टिक के बीच का फर्क। और एक और होता है कंप्लीटली इनइलास्टिक, जरा वो भी देखते हैं। तो ये दोनों आप कॉपी कर लो फटाक से ना, एक इलास्टिक वाला था इसके पहले बताया, और ये इनइलास्टिक, दोनों एक ही में कर लोगे तो भी चलेगा, कोई इशू नहीं है, आपके हिसाब से समझने के लिए आप कर लो कॉपी। तो देखो कंप्लीटली इलास्टिक कोलिजन में क्या होगा कि सपोज ये M1 मास M1 एक वेलोसिटी से जा रहा है, ठीक है, और ये M2 फिलहाल रुका हुआ है, ये बिफोर कोलिजन की बात है। लेकिन अगर एक बार इसने टक्कर मारा इसको उस वेलोसिटी से V1, समझे, तो इसमें क्या होता है कि ये जो मास है ना इसके साथ हो जाएगा, मतलब जैसे टक्कर मारा, मतलब आफ्टर कोलिजन की अगर मैं बात करूं तो ये जो मास है M1 प्लस M2 मतलब दोनों चिपक जाएंगे, दोनों मास चिपक जाएंगे और वो एक वेलोसिटी से जाएगा, ठीक है, लेट्स से वेलोसिटी 2। तो इसका एग्जांपल आप कैसे बोल सकते हो, कैसे कि अगर मैं बात करूं सपोज यहाँ पे ये मास 2 है, उसके बदले एक चिपकने वाला कोई चीज़ ले लो, चिपकने वाला जैसे आपका हो गया फेविकॉल, है ना, फेविकॉल को चिपका ले, फोटो जो भी है गाना। तो अगर ये मास M1 आपका सपोज ये बॉल है, ठीक है, तो आपने ये बॉल अगर फेंक के इस फेविकॉल पे मारा तो ये फेविकॉल और बॉल दोनों चिपक जाएंगे ना, तो ये दोनों का मास ऐड हो जाएगा, समझे। तो ये आपका कंप्लीटली इन इलास्टिक कोलिजन में आता है और वो एक वेलोसिटी से जाएगा, समझे। तो ये आपका एग्जांपल एक मैंने ले लिया इस कंप्लीटली इन इलास्टिक कोलिजन का, ठीक है। तो बच्चों भी जो अगला टॉपिक है कोलिजन इन वन डायमेंशन, हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं, ठीक है ना। तो बस यार वीडियो यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। बस आपसे एक चीज़ मैं उम्मीद करूँगा, आप जितना हो सकता है उतना शेयर कीजिए, ठीक है। अगर जिसका एग्ज़ाम अगर नहीं हुआ है आपके, अगर आप स्कूल में हो, अगर उन्होंने पोस्टपोन कर दिया एग्ज़ाम को, तो काफ़ी बच्चों का एक रह गया होगा, है ना, तो उनको आप शेयर कर देना, ठीक है। बस आप शेयर करो, और मैं आपसे बस यही विनती करूँगा कि आप शेयर करो जितना हो सके अपने क्लासमेट्स या क्लास 11 वाले स्टूडेंट्स से, ठीक है। और किसी से शेयर मत करना, क्योंकि और किसी के वैसे भी काम का नहीं है, सिर्फ क्लास 11 के स्टूडेंट्स के बच्चों का ही काम का है ना ये चीज़, ठीक है। तो चलिए तब तक के लिए गुड बाय और टेक केयर।